नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा के सीज़न 3 के किस्से स्पीड ब्रेकर में आपने अभी तक सुना कि कैसे संजीव सिंह पाल, जो नाहन के रहने वाले थे और अब बॉम्बे में काम करते थे, अक्सर नाहन आया जाया करते थे। और फिर एक दिन उनका अकस्मात कार्यक्रम बना कि चलिए नाहन पहुंचा जाए, क्योंकि उन्हें एयर इंडिया की एक सस्ती फ़्लाइट मिल रही थी। उन्होंने वो फ़्लाइट ली और रात के 1:30 बजे चंडीगढ़ पहुंच गए, जहां बड़ी मुश्किल से उन्हें एक बस मिली जो धर्मशाला से देहरादून जा रही थी। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में उसके आगे। तो संजीव ने राहत की सांस ली और वो आकर एचआरटीसी की इस बस में बैठ गए। कंडक्टर से बात हुई तो मालूम हुआ कि हाँ, ये बस नाहन जाएगी। तो संजीव को लगा चलिए ये एक सरप्राइज़ था, तो मेरे लिए भी शायद थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, लेकिन अब बस मिल चुकी है और अब जल्द ही वो नाहन पहुंच जाएंगे और नाहन पहुंच परिवार से मिलना होगा। हालांकि परिवार के लिए ये सच में ही सरप्राइज़ होने वाला था, क्योंकि इस समय पहले संजीव कभी भी नाहन नहीं आए थे। तो बस का सफ़र शुरू हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संजीव अक्सर कोशिश करते थे कि वो अंबाला या चंडीगढ़ से कोई प्राइवेट गाड़ी या कैब में ही नाहन जाएं, क्योंकि बस में जब वो सफ़र करते थे तो बहुत सी सवारियां ऐसी होती थी जिनके साथ संजीव को ट्रैवल करना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता था। वो सवारियां बहुत सारा सामान अपने साथ लिए बस में सफ़र किया करती थी। ऐसे में बस की जर्नी काफ़ी अनकंफर्टेबल हुआ करती थी। और फिर पहाड़ी रास्तों पर अगर आपका सफ़र कंफर्टेबल नहीं है तो आप सफ़र का लुत्फ़ भी नहीं उठा पाते। आज इस तरह की चॉइसेस का ना तो कोई समय था और ना कोई मौका। तो जैसे तैसे ये सफ़र कटने वाला था, पर संजीव अब इसके लिए तैयार थे। 2 घंटे का ये कुल सफ़र था। चंडीगढ़ से नाहन बस में अगर आप जाना चाहते हैं तो करीबन 2 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में संजीव जब नाहन पहुंचे तो समय करीबन सुबह के 3:30 बज चुके थे। नाहन की एक एक गली, एक एक मोड़, एक एक रास्ते, एक एक स्पीड ब्रेकर से संजीव की पहचान थी। पर इससे पहले 3:30 बजे संजीव ने नाहन की गलियों को कभी इस तरह से नापा नहीं था। छोटे शहर में 3:30 बजे आपको घर पहुंचाने के लिए कोई सवारी मिलेगी, ये शायद किसी सपने की तरह ही होगा। अक्सर पहाड़ के छोटे शहरों में आप पैदल ही सफ़र करते हैं, पैदल ही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और फिर अगर 3:30 बजे सुबह की बात हो तो फिर आप किसी सवारी की कल्पना कर भी नहीं सकते। संजीव ने जैसे ही नाहन में बस से उतर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया तो उन्हें पहली बार ये मालूम हुआ कि शायद इस बार उत्सुकता के चलते उन्होंने अपने फौजी डफल बैग में बहुत सारा सामान भर लिया है। बैग अब हैवी था और उसे लेकर घर तक पहुंचने में अच्छी खासी कसरत होने वाली थी, पर अब और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। तो संजीव ने पहले सोचा कि बैग को पीठ पर लाद लिया जाए, लेकिन फिर शायद बैग की पोजीशन इस तरह की नहीं थी कि वो उसे बस्ते की तरह अपनी पीठ पर लाद सकते। तो उन्होंने उसे हाथ में पकड़ा या एक तरफ कंधे पर झुलाया और घर की तरफ चल पड़े। नाहन शहर पूरी तरह खामोश था। पहाड़ों में जो पेड़ पौधे, पंछी, वादियाँ दिन और शाम में आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं, अक्सर रात को या 3:30 बजे वो काफ़ी भयावह भी हो सकती हैं। संजीव हालांकि डरने वालों में से नहीं है, पर ना जाने क्यों जैसे ही उन्होंने अपने बैग को उठा, अपने घर की तरफ चलना शुरू किया, उनके दिमाग में आज बहुत सारे विचार आने लगे। सुनसान शहर संजीव को अचानक अलग सा लगने लगा। फिर भी विचारों को एक तरफ छोड़ संजीव ने अपने घर की तरफ चलना शुरू किया।
जैसे ही संजीव ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक उनके कानों में पायल की आवाज़ सुनाई दी। पहाड़ों में किंवदंतियाँ, कहानियाँ, किस्से बहुत हैं, और आप जब छोटे होते हैं और छोटे से बड़े होते होते ये किस्से आप अपने आप में जज्ब कर लेते हैं। अक्सर यारों दोस्तों के बीच भी जब महफिलें जमती हैं तो इस तरह के किस्से सामने आ ही जाते हैं। संजीव पूरी तरह से सरप्राइज हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक 3:30 बजे इस सुनसान में ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई दे रही थी। संजीव की हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखें, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। हैरत की बात यह थी कि वो जब तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे तो पायल की आवाज़ भी उन्हीं के कदमों के साथ तेज़ होती जा रही थी। संजीव ने अचानक रुककर पीछे देखा तो दूर तक उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। संजीव पूरी तरह से डर चुके थे। न जाने क्यों अचानक उनके जहन में 1993 के बम ब्लास्ट में मरे लोगों के चेहरे भी घूमने लगे। अक्सर ये चेहरे उन्होंने न्यूज़पेपर पर या टीवी पर देखे थे। हालांकि ये बिल्कुल गलत मौका था इस तरह के विचारों को अपने मन में लाने का, पर फिर इस पर आपका जोर भी नहीं होता। संजीव ने एक बार फिर बिना पीछे मुड़े तेज तेज कदम बढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते जा रहे थे, पायल की आवाज़ भी उनके कदमों की ताल से ताल मिलाती हुई सुनाई दे रही थी। संजीव पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई उनके पीछे पड़ चुका है। पीछे वापस देखने की हिम्मत अब संजीव में नहीं थी। संजीव तेज कदमों से चलते चलते अब लगभग भागने लगे थे। भागते भागते सबसे पहले उन्होंने रानी के ताल का पास का स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया। ये सब वही पॉइंट्स थे जिसे यार दोस्त अक्सर अपनी कहानियों में, किस्सों में, बातों में शामिल किया करते थे, पर आज इन सब के बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं था। संजीव अब लगभग बदहवास हो भाग रहे थे, और जैसे जैसे जितनी तेजी के साथ वो भाग रहे थे, पायल की आवाज़ भी लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। भागते भागते जब वो थोड़ी देर के लिए ठिठके तो पायल की आवाज़ भी उनके साथ ठिठक कर बंद हो गई। एक बार फिर जब उन्होंने चलना शुरू किया तो फिर से पायल की आवाज़ उनके साथ थी। संजीव के जहन में कोई और विचार आ नहीं रहा था। वो पूरी तरह से डर चुके थे। एक बार फिर संजीव ने भागना शुरू किया और लगातार कानों में पायल की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। भागते भागते वो डॉक्टर फिलीज क्लिनिक के पास जो स्पीड ब्रेकर है उस पर पहुंचे। स्पीड ब्रेकर पर पहुंचते ही भागते भागते उनका संतुलन बिगड़ा और वो झट से गिर गए। संजीव गिरे, उनके हाथ से उनका बैग भी छिटक के दूर जा गिरा। डरे सहमे संजीव ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। उन्हें अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, पायल की आवाज भी रुक चुकी थी। संजीव पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि ये आवाज़ क्यों उनका पीछा कर रही है और ऐसा कैसे हो रहा है कि वो उनकी हर ताल से ताल मिला रही है। सोचने समझने का वक्त था नहीं। संजीव ने अपने बैग को एक बार फिर उठाया और लगभग दौड़ते हुए, आंखें बंद किए हुए, बिना किसी विचार को मन में आने देने की कोशिश किए हुए भागते चले गए। पायल की आवाज़ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। भागते भागते अब संजीव अपने घर के पास पहुंच गए। संजीव बताते हैं कि उनके घर के बाहर एक कलेप्सिबल डोर हुआ करता था या शटर हुआ करता था। इस समय उनके घर में कोई भी जाग नहीं रहा था और ना ही किसी को किसी बात का अंदेशा था कि संजीव आज आने वाले हैं तो इंतज़ार किया जाए। ऐसे में संजीव ने उस शटर को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया और अपने माँ बाबा को आवाज़ देनी शुरू की।
संजीव पूरी तरह से डरे हुए, पसीने में भीगे हुए थे। वो बस लगातार माँ बाप को आवाज़ दिए जा रहे थे और उस शटर को पीटे जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद घबराई हुई उनकी माँ बाहर आई और उन्होंने देखा कि शटर के दूसरी तरफ संजीव खड़ा है। इससे पहले वो अपने सरप्राइज को उजागर कर पाती या अपनी खुशी को जाहिर कर पाती, जैसे ही वो कोलैप्सिबल शटर खुला, संजीव लगभग दौड़ते हुए घर के अंदर पहुंच गए। माँ के पैरों को हाथ लगाएं, गले मिलें, बातचीत का सिलसिला शुरू करें, ये सब कुछ हो पाता उससे पहले संजीव जाकर सीधे सोफे पर धम करके गिर गए। बैग उन्होंने वहीं अपने आसपास पटक दिया। इस बीच घबराई हुई उनकी माँ जब उनके पास कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि संजीव के चेहरे का पूरा रंग उड़ा हुआ है। संजीव से उन्होंने पूछा तो संजीव ने उन्हें कहा कि आप मुझे कुछ पानी पिलाइए पहले। पानी लेकर उनकी माँ जब उनके पास आई और उन्होंने देखा कि संजीव अभी भी बुरी हालत में है तो उन्होंने संजीव से एक बार फिर प्रश्न पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। संजीव ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई आत्मा पड़ गई। एक पायल वाली लड़की है जो लगातार मेरा पीछा कर रही है जब से मैं बस से उतरा हूं। हालांकि नाहन में रहने वाले उनके माँ और बाबा संजीव से ज़्यादा उन्हें इन सब बातों पर विश्वास करना चाहिए, पर उन्होंने पूरी मजबूती दिखाई। उन्होंने संजीव को कहा कि तुम अब घर में हो, तुम्हें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ वो हो गया, अब तुम घर में हो और सुरक्षित हो। सांत्वना की ये बातें सुन संजीव को थोड़ा धैर्य मिला। वो उठे और उन्होंने अपनी माँ को गले से लगाया। इस बीच संजीव को वहीं छोड़ उनकी माँ अपने पति को उठाने के लिए दूसरे कमरे की तरफ चली गई। जाते जाते उन्होंने वहीं पैरों पर पड़े संजीव के बैग को भी उठाया और उसे भी ले जा वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही संजीव की माँ ने बैग को उठा दूसरे कमरे की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक पायल की वही आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। संजीव सोफे से उठे, दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँचे, उनके हाथों से बैग लेकर लगभग उसे दूर फेंक दिया और अपने माँ को गले से लगा लिया और कहा कि शायद इस बैग में ही आत्मा है। जैसे ही संजीव ने वो बैग फ्लोर पर फेंका, वो आवाज़ एक बार फिर आई और उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। डरते डरते संजीव जब उस बैग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैग में जो बहुत सारी फीतियां लगी हुई थी उसके साथ एक लोहे का बक्कल भी था। हालांकि संजीव ने सारे के सारे बैग को अच्छी तरह पैक किया था, पर शायद एक फीता उस बक्कल में से निकल गया और वो बक्कल लगातार लटक रहा था। और चूंकि संजीव ने उसे पीठ में ना पहन अपने हाथ में लिया हुआ था तो बक्कल लगातार सड़क पर घसीटता चला जा रहा था और उसके घसीटने से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे कोई पायल की आवाज़ होती है। झट से संजीव को ये बात समझ आई कि क्यों पायल की आवाज़ उनकी कदमों की ताल की आवाज़ से मिलकर चल रही है। वो तेज़ चलते तो पायल की आवाज़ तेज़ हो जाती और वो ठिठक कर रुक जाते तो पायल की आवाज़ भी रुक जाती। तो दोस्तों, ये था पायल की आवाज़ का किस्सा, जिसे अगर संजीव चाहते तो शायद स्पीड ब्रेकर पर गिरने के बाद सुलझा लेते, लेकिन फिर 3:30 बजे का समय, दिमाग में अनेकों ख्याल और सुनसान सड़क। आज भी संजीव जब सेट पर होते हैं, मुंबई में होते हैं, दोस्तों के बीच होते हैं या नाहन माँ बाप से मिलने आते हैं, तो डॉक्टर फिलीज के क्लिनिक के पास स्पीड ब्रेकर पर रुककर अपने उस किस्से पर दिल खोलकर हंसते हैं। तो दोस्तों, ये था किस्सा स्पीड ब्रेकर। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव। बने रहिए
किस्से का हिस्सा। नमस्कार।